सबसे पहले तो कलीमुल हफीज साहब जो कन्वीनर है इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम के, उनको रिसर्च टीम जो इनकी है इस इंस्टीट्यूट की, डॉक्टर जावेद आलम खान साहब, डॉक्टर खालिद खान, डॉक्टर शोराब अंसारी, डॉक्टर वसीम अकरम, डॉक्टर अब्दुल रशीद आगवान, ये सभी जो लोग, ये टीम जिसने ये रिपोर्ट लाई है, इन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भी देता हूँ। इन्होंने वाकई बड़ा काम किया है। इन्होंने इसलिए बड़ा काम किया है क्योंकि सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, वो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। रंगनाथ मिश्रा की जो रिपोर्ट थी वो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव था, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, डिपार्टमेंट थी। लेकिन ये एक सामुदायिक, या यूं कहा जाए कि एक कमेटी या एक टीम का इनिशिएटिव होगी, पूरी सोसाइटी के लिए काम कर सके, तो एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूट आप बिल्ड करने जा रहे हैं या कर सकते हैं। मुझे लगता है इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग जो है, संस्थाओं का निर्माण हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत उसकी गति धीमी हो गई है। आजादी की लड़ाई के दौरान या उसके पहले भी अगर देखा जाए या उसके बाद भी देखा जाए, खासकर 50-60s के दौर तक, लोग जो हैं डिफरेंट पॉलिटिकल कलर्स के लोग, डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रीम के लोग, अलग अलग समाजों समुदायों के लोग, उन्होंने अपने आसपास के लोगों के विकास या विस्तार के अलावा, अपनी योजनाओं के विस्तार के अलावा, उन्होंने संस्थाओं के निर्माण पर काफी जोर दिया। और उसी के मुतालिक आपने देखा कि आजादी की लड़ाई के दरमियान बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज आई सामने, बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान बने, और ऐसे भी लोग जो सियासत में थे या एकेडमिक्स में थे या सामाजिक आंदोलनों में थे, उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं बिल्ड की। खासकर जैसे डॉक्टर अंबेडकर बहुत कम पैसे वाले आदमी थे, उनके पास तो बहुत ज्यादा संपत्ति भी नहीं थी, और लेकिन उन्होंने भी सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज और तमाम तरह के इंस्टीट्यूट्स बिल्ड किए। आप अलीगढ़ को देख लीजिए, आप BHU को देख लीजिए, ये सभी एक दौर के महान संस्थान हैं और जो आज भी रोशनी दे रहे हैं पूरे समाज को। लेकिन ये भी है कि जो ये संस्थान बने, उनकी रोशनी छीनी भी जा रही है, उन्हें बेदम किया जा रहा है। उन संस्थानों को आप देख लिए, आपके बगल में एक संस्थान है जहां से हम लोग पढ़े हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, आज उसकी क्या हालत है और आगे और क्या हालत हो जाएगी अगर स्थितियां यही बनी रही तो इसलिए जो मैं आज इस रिपोर्ट के अलावा, इस रिपोर्ट पर मैं अभी नहीं बोलने जा रहा हूं। आशुतोष ने, हमारे दोस्त ने बहुत बातें कही, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आप सबका समय कीमती है और आप लोग सबका भाषण सुन चुके हैं, थके भी हैं। तो मैं कुछ संक्षेप में बातें रखूंगा जो थोड़ा अलग हैं, और वो क्यों मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग सिर्फ ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल के रूप में हैं या एक समाज के केवल एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक समाज है, रिप्रेजेंट करते हैं, अनेक लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, अनेक लोगों को आप उनकी सोच से, उनके विचार से, आप अगर उनके सोच और विचार में कोई कमी है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। यानी आप पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आप लोगों के साथ ये कोई मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं अपने अनुभवों को शेयर कर रहा हूं। अगर आपको सही लगे तो आप बेशक इनको मानिएगा, नहीं अगर लगे तो आप उसको खारिज कर दीजिएगा, उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा। पहली बात तो यह है जो मैं शिद्दत के साथ कहना चाहता हूं, जो मेरी ओपिनियन थोड़ी आप बहुत सारे पूर्व वक्ताओं से अलग है। देखिए, हमारे जैसे समाज में जो सामुदायिक स्तर पर जो काम होते हैं वे बेहद जरूरी हैं और ये होने चाहिए। मैं इस काम की न केवल तारीफ कर रहा हूं बल्कि ये कह रहा हूं कि सिलसिले को लगातार आगे बढ़ाइए। मैं तो कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कीजिए। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आप बाहर से हायर करने की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा खर्च करके एजेंसी, आप अपने लोगों का विस्तार कीजिए, अपने लोगों को इसमें इन्वॉल्व कीजिए। उसमें तरह तरह के समुदायों के लोग हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक ही समुदाय के लोग हों। लेकिन मैं एक इस भ्रम को, मेरे हिसाब से ये जो इल्यूजन या ये जो कंफ्यूजन है कि हम सब कर लेंगे और हम शैक्षिक स्तर पर, एजुकेशन के लेवल पर भी लोगों को इंपावर कर लेंगे, उनको एजुकेट कर लेंगे, उनको रोजगार भी हम दिला लेंगे, हम उनकी सुरक्षा भी मुहैया करा लेंगे, मुझे लगता है एक बिल्कुल भ्रांत धारणा है।
हमारे जैसे मुल्क के लिए। और आज जो मुल्क की स्थिति है उसमें तो और भी बहुत ही भ्रांत और इल्यूजन क्रिएट करने वाली एक धारणा है। देखिए, मान लीजिए, कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए, आप भारत के हर शहर में एक इंस्टीट्यूट या एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर लेते हैं। कल्पना कीजिए, और हालात ऐसे ही रहते हैं। अब ये हालात क्या है मैं नहीं बता रहा हूं, आप समझ रहे हैं। तो वो उन इंस्टीट्यूशंस को काम नहीं करने दिया जाएगा, उनकी घेराबंदी कर दी जाएगी, उनकी दीवारें तोड़ दी जाएंगी। तो आप ये मत समझिए, आप चाहे जितना शराफत दिखाएं, जितनी संजीदगी दिखाएं, जितनी मासूमियत दिखाएं, लेकिन आप कितना कर पाएंगे, कितना करने दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी इनिशिएटिव को कम कर रहा हूं, नो, आपको इनिशिएटिव लेते रहना है। और निश्चित रूप से इसका बहुत फायदा होता है सामाजिक रूप से, सामुदायिक रूप से। लेकिन अगर डेमोक्रेसी हमारी नहीं मजबूत होती है, अगर डेमोक्रेसी हमारी सस्टेन नहीं करती है, तो जितने हमारे और प्रयास हैं वो प्रयास मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। हम वहां तक नहीं पहुंचा सकते जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। हम कुछ उदाहरण देकर अपनी बात समझाएंगे। देखिए, आई थिंक ये बात है 1997 की। क्वीन एलिजाबेथ, यहाँ इकबाल साहब हमको जरूर याद होगा, क्वीन एलिजाबेथ आई थी भारत, उनका दौरा था आई थिंक 1997 में। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट जो इंडिया के थे, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से तो जर्नलिस्ट आए ही थे, भारत से भी बहुत सारे जर्नलिस्ट गए, क्योंकि उनको कोचीन जाना था, कोच्चि में उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो हमको दैनिक हिंदुस्तान में उन दिनों मैं काम करता था, मुझे भी जाने का मौका मिला। और मैं कोच्चि जब गया तो हिंदी का मैं इकलौता पत्रकार था उनके टूर को कवर करने वाला। और मैं केरल पहली बार गया भी था, तो मैं बहुत खुश था। संयोगवश उन्हीं दिनों अरुंधति राय की किताब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आई थी बाजार में। ये बिल्कुल वही महीना है आसपास। मैंने वो किताब पढ़ी नहीं थी, लेकिन मैंने एयरपोर्ट पर वो किताब खरीद ली। एयरपोर्ट पर महंगी मिली, लेकिन मैंने किताब खरीद ली बिना किसी डिस्काउंट के। और इसलिए खरीद ली कि मुझे मालूम था, अखबारों में छपा था कि ये केरल इसकी बैकग्राउंड है, जो गांव है वो कोट्टयम के पास का है, और ये है और वो है। ये भी था कि उसमें कुछ पॉलिटिकल इश्यूज उठाए गए हैं। तो मैंने सोचा कि भाई रानी जब चली जाएंगी तो हम अपने देश की कहानी कहेंगे, यानी केरल की कहानी कहेंगे। एक पत्रकार हैं तो हम रुक करके 10-15 दिन केरल घूमेंगे और लिखेंगे। मैंने लिखना शुरू किया, वो कवर करना शुरू कर दिया, और वो किताब मैं पढ़ता भी था बीच-बीच में। तो केरल जाकर मैं चकित रह गया, क्योंकि मैं यूपी का बंदा, ईस्टर्न यूपी का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा, गांव में पढ़ा था, और जेएनयू में आकर रिसर्च किया था। तो मैं इसलिए चकित हुआ कि वहां का समाज बिल्कुल डिफरेंट है। वहां जो विकास है, जो शैक्षिक स्थिति है, लोगों के जो संवाद है एक दूसरे से, होटल में आप रुकिए, आप कहीं भी जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, कॉफी हाउस में जाइए, एक अलग माहौल दिखा मुझे। मैंने सोचा कि इसके पीछे कहानी क्या है। बहुत बड़े बड़े नेताओं से मैंने बात की वहां के। जब रानी चली गई इंग्लैंड, तो मैं रुक करके और लोगों से मिलता जुलता था। तो जितने नेता हमें अपॉइंटमेंट देते थे, मैं सबका इंटरव्यू करता रहा। इसी बीच में मेरे दिमाग में बात आई कि मैं क्यों ना अरुंधति राय की माता जी से बात करूं। उन दिनों मेरा अरुंधति राय जी से परिचय नहीं था व्यक्तिगत, तो स्टार बन गई थी, लेकिन मेरा निजी परिचय नहीं था। लेकिन उस दौरे में तो नहीं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद दूसरा दौरा जब हुआ तो मैं उनकी मां से मिला। और उनकी मां से जब मैं मिला, उनका नाम था मेरी रॉय, अभी कुछ ही महीने पहले उनका देहांत हुआ। और बहुत मशहूर अरुंधति राय पूरे देश में मशहूर हैं, लेकिन जितनी मशहूर वो उस वक्त थी, उतनी अरुंधति राय केरल में या कहीं भी नहीं थी। वो अपने जमाने की बहुत मशहूर महिला, बहुत फाइटर। तो मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो उनसे ये सवाल किया, थोड़ा मैं विस्तार में जानबूझकर जा रहा हूं। मैंने कहा कि ये बताइए कि आपका ये समाज, वो एजुकेशनिस्ट थी, ये पहले बता दूं मैं, वो इंस्टीट्यूशन एक चलाती थी, और अभी भी वो इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा शैक्षिक संस्थान है, और उसमें लड़कियां और तमाम तरह की पढ़ाई लिखाई होती है, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है वो कोट्टयम का। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा सवाल था कि आपका ये केरल क्यों इतना विकसित है। हम जब HDI देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं इंडिया का, उसमें नंबर 1 स्टेट है। मानव विकास सूचकांक, जिसमें हेल्थ होता है, शिक्षा होती है, रख रखाव होता है, जीवन शैली होती है, उसको लेकर ये बनता है।
और ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनडीपी की जो संस्था है यूएनडीपी, वो भारत के सूचकांक को तैयार करती है। भारत के यानी विश्व में 191 अगर मुल्क है तो उसमें भारत 131वें नंबर पर क्यों है, या जो भी नंबर उसका हो, ये सब वो निर्धारण होता है वहां से। तो इंडिया में जब इंडेक्स बनता है तो उसमें केरल हमेशा आगे रहता है, ये आप सब जानते होंगे ज्यादातर लोग। तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारा इतिहास जो है उसको जब तक आप नहीं समझेंगे आप हमारे विकास की कहानी भी नहीं समझ पाएंगे। तो हमने कहा क्या मतलब इसका? कहा कि हमें 3 लोगों, अच्छा ये बात समझ लीजिए कि मेरी राय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आदमी नहीं थी, और वो उनका कोई कमिटमेंट ये नहीं था कि किसी मार्क्सिस्ट हैं या राइटिस्ट हैं या हिंदुवादी हैं या इस्लामिस्ट हैं, नो नॉट एट ऑल। वो बिल्कुल ह्यूमन, एक यूं कहा जाए डेमोक्रेटिक महिला थी और सेकुलर, बिल्कुल सेकुलर। उन्होंने तो बगावत कर रखी थी अपने इश्यूज को लेकर के, महिलाओं के इश्यूज को लेकर, स्त्रीवादी भी थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से हमारे केरल को आगे बढ़ाने में 3 शक्तियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने कहा कौन कौन? तो कहा एक तो हमारे राजे रजवाड़े जो पुराने हैं, वो आपके राजे रजवाड़ों से, नॉर्थ के ज्यादातर राजे रजवाड़ों से ज्यादा तरक्की पसंद थे। हमारे यहाँ एफर्मेटिव एक्शन राजे रजवाड़ों ने पहले शुरू किया था। उन्होंने इसके लिए ट्रावणकोर और कई वहां के राजघरानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना जो है उन लोगों ने कराई थी। और दूसरा क्रिश्चियन मिशनरीज का नाम दिया। उन्होंने कहा क्रिश्चियन मिशनरीज जो आई हमारे यहाँ, तो उन्होंने तांता लग गया, स्कूली शिक्षा का विस्तार इतना ज्यादा हुआ कि हर और किसी समुदाय को रोकते नहीं थे, किसी समुदाय को रोकते नहीं थे कि आप हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकते। और तीसरा काम जो हुआ वो आजाद भारत में जब सरकार बनी और जब वहां पर खासकर जब ये जो ईएमएस नंबूद्रीपाद वगैरह की सरकार आई, तब उसने 2 काम बड़े कर दिए। पहला काम किया, लैंड रिफॉर्म्स बिल ला दिया, भूमि सुधार का बिल, जिससे कि गरीबों में भी जमीन का वितरण हो जाए। और दूसरा काम किया, एजुकेशन बिल लाया। और इन्हीं 2 बिलों के कारण उस सरकार को डिमोलिश कर दिया गया, उस सरकार को अपदस्थ कर दिया। यानी भारत में जनतंत्र का सूर्योदय हो रहा था, लेकिन एक खूबसूरत ढंग से काम करने वाली सरकार खत्म की जा रही थी, उसको डिसमिस कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। अब वो अलग कहानी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सच है कि अगर केरल में लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुआ होता, यानी समाज में गैर बराबरी कम न होती, दूसरी बात एजुकेशन बिल न आया होता, और प्राइवेट जो तमाम धंधेबाजी स्कूलों की चल रही थी उसको सरकार ने अपने हाथ में न लिया होता, तो बेहतर ढंग की शिक्षा नहीं हो पाती। और तीसरा जो पहलू था कि जो एक ट्रेडिशन या एक विरासत उनके पास न होती, राजे रजवाड़े जो उनके प्रगतिशील थे, तरक्की पसंद थे, जो उनके यहाँ ईसाई मिशनरी आई थी, उन्होंने जो काम किया था, बहुत सारे मुस्लिम स्कूल्स भी खोले गए थे, मदरसा। तो इन सबका जो एक परिणाम था, इसके कारण केरल का इतना बड़ा विस्तार और विकास हुआ और इसलिए वो स्टेट इतना अच्छा बना। अब देखिए हम यहाँ बैठे हैं, हम इतने सारे लोग हैं, लेकिन हम देखिए अब महिलाओं की संख्या कितनी कम है। ये तो अच्छा है कि महिलाएं 2-3 हैं, लेकिन कई जगह जब मैं जाता हूं तो वाकई महिलाएं बिल्कुल नहीं होती हैं। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि कहीं ना कहीं हम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमागों में बहुत सारी समस्याएं हैं। और वो समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लेवल पर, सोच के लेवल पर, कल्चरल जो वैल्यूज हैं उनके लेवल पर हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं। एक दूसरा उदाहरण मैं देकर अपनी बात, इस मुद्दे को यहीं कंक्लूड करूंगा कि देखिए जम्मू कश्मीर को शेष भारत में एक मुसलमानों का स्टेट माना जाता है, जो कश्मीर के कारण ये एक धारणा बनी है। लेकिन जम्मू कश्मीर गंगा जमुनी तहजीब जो आप लोग कहते हैं ना यहाँ के बारे में, इस एरिया के बारे में, जहां ऐसी कोई तहजीब दिखाई फिलहाल तो नहीं पड़ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको यकीनन मैं आपको बताऊं कि लंबे समय तक बहुत बेहतर समाज रहा है और बहुत खूबसूरत ढंग की वहां पर सोच और समझदारी और संवेदना लोगों की दिखाई देती रही है। ये क्यों? मैं मिलिटेंसी के पहले के दौर की बात बता रहा हूं कि देखिए वहां की जो राजा साहब थे, उनके खिलाफ जब लड़ रहे थे लोग वहां पे, आजादी की लड़ाई, उनकी अपनी आजादी की लड़ाई थी, तो उस आजादी की लड़ाई का नेतृत्व मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला करते थे।
लेकिन 1939, अगर मैं याद कर रहा हूं, अगर डेट थोड़ी सी ईयर थोड़ा मुझसे गलत हो जाए तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, गूगल में देख लीजिएगा। 39 के आसपास शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी का नाम कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से पलटकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। और वो लड़ाई लड़ते रहे कि भाई राजतंत्र नहीं चलेगा, महाराजा का ये जो शासन है नहीं चलेगा, और इंस्टीट्यूशंस भी बिल्ड करते रहे अपनी लड़ाई के दौरान, संस्थाएं भी बनाते रहे। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हिंदुओं, मुसलमानों, बौद्धों सबके नेता बनकर इमर्ज किए, बड़े नेता। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जम्मू कश्मीर की, तो उसमें उनके नुमाइंदों को भी रखना पड़ा, और बड़ी संख्या में उन्हीं के लोग थे। और भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें भी जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ा था। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का विलय, यानी जो भारत के साथ जो एक्सेशन है वो जो हुआ, उसमें अगर 3 लोगों का सबसे बड़ा रोल है, तो उसमें एक तो नेहरू थे, और दूसरे जो उस समय के सेक्रेटरी साहब थे, मैं देखिए अचानक दिमाग नो एनीवे मैं नाम भूल गया। एंड थर्ड, आई मीन इसके अलावा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मुझे माफ कीजिएगा मैं नाम अचानक दिमाग से उतर गया। तो ये 3 जो लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग थे। बीपी मेनन, सॉरी, हाँ, तो बीपी मेनन एंड क्या नाम है, शेख अब्दुल्ला और नेहरू, ये 3 ने बहुत बड़ा काम किया एक सेशन में। सारी की सारी जो योजना है उसको अमली जामा पहनाने का काम उन लोगों ने किया। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने क्या काम किया जिससे कश्मीर बदल गया। मिलिटेंसी से पहले कश्मीर को आप उनका डेटा उठाकर देख लीजिए डेवलपमेंट का। कम्युनल राइट्स की कोई वहां कभी कम्युनल राइट्स नहीं हुए उस दौर में। जो पहले झगड़े होते थे वो कम्युनल नहीं थे उस तरह से, बल्कि राज्य संचालित थे या पॉलिटिकल लोगों द्वारा संचालित होते थे, जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था खासकर रजौरी पुंछ के दौर इलाके में। लेकिन कश्मीर वैली में और दूसरे हलकों में भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था वो लगातार बढ़ता गया। वो क्यों? क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने सत्ता में आने के साथ 2 बड़े काम किए। पहला काम लैंड रिफॉर्म्स का और दूसरा काम एजुकेशनल रिफॉर्म्स। एजुकेशन के रिफॉर्म और लैंड के रिफॉर्म्स के जरिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने पूरे जम्मू कश्मीर को एक मॉडर्न स्टेट के रूप में बिल्ड किया, और जल्दी ही भारत की जितने भारत के राज्य थे उसमें 12वें 13वें नंबर पर आ गया जम्मू कश्मीर इंडेक्स में। और मुझे लगता है कि मिलिटेंसी के बाद जम्मू कश्मीर जाने वाले पत्रकारों में मैं लगातार शामिल रहा हूं, अनेक बार मैं गया हूं जम्मू कश्मीर। मिलिटेंसी के बावजूद भी, जिसके लिए जम्मू कश्मीर की आवाम को आप दोषी नहीं ठहरा सकते, अब वो अलग एक प्रश्न है, मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के बावजूद भी आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े में जितने स्टेट आपके हैं उसमें 16वें या 17वें नंबर पर जम्मू कश्मीर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और वो मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन तमाम स्टेट से ऊपर है। अब आप कल्पना कीजिए, तो आखिर जम्मू कश्मीर मध्य प्रदेश, झारखंड, ये क्या नाम है, मध्य प्रदेश या बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सबसे अभी भी ऊपर है। इसके बावजूद कि वहां मिलिटेंसी इतने लंबे समय तक थी, प्रशासन बिल्कुल छत विक्षत था, बिल्कुल बेहाल था। क्यों? क्योंकि एक न्यूनतम जो समानता समाज में है वो लैंड रिफॉर्म्स से आई थी। और भारत का सबसे पहला लैंड रिफॉर्म्स बंगाल या केरल में नहीं हुआ, कश्मीर में हुआ। और कश्मीर में जब हुआ तो बिना मुआवजा दिए हुआ। और यही कारण है कि स्टेट का जो रोल है, मैं इन 2 का उदाहरण देकर जानबूझकर ये 2 उदाहरण दिया, थोड़ा लंबा हो गया, कि केरल और कश्मीर का उदाहरण बताता है कि स्टेट के रोल को कोई भी अगर समाज नजरअंदाज करता है तो ये उसका इल्यूजन है। यू कैनॉट, आपको ये अगर दिमाग में आ जाए कि सब कुछ जनता कर लेगी, समाज कर लेगा, समाज ही का या जनता का ही एक रिप्रेजेंटेशन स्टेट में होता है डेमोक्रेसी में। तो अगर डेमोक्रेसी ही आपकी खत्म हो जाएगी तो आप क्या कर लेंगे? आपको तो करने ही नहीं दिया जाएगा। आपके सिनेमा हॉल खत्म कर दिए जाएंगे, आपके स्कूल खत्म। आपको मालूम है जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था आतंकवाद के दौर में? वहां के सारे इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए गए थे, यहां तक कि हम लोग सिनेमा नहीं देख पाते थे जब जाते थे वहां मिलिटेंसी के दौरान। तो
तो हमारा ये कहना है कि सबसे पहली जो प्राथमिकता आज के दौर में है किसी भी नागरिक की, किसी भी समाज की, अपने को शिक्षित करने के अलावा, इंपावर करने के अलावा, यह भी है कि हम समाज और जो देश है उसके बारे में भी सोचें। क्योंकि आपके जितने इनिशिएटिव हैं वो इनिशिएटिव आप लेते रहे, हम एप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्टेट का रोल उसको हम रिप्लेस कर देंगे, हम स्टेट के विकल्प बन जाएंगे। नो, इन डेमोक्रेसी एक आदमी, एक समूह, एक जाति, एक बिरादरी, एक धार्मिक समूह स्टेट को रिप्लेस नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं जानबूझकर इस मुद्दे को आज रख रहा हूं, क्योंकि ऐसा लगा मित्रों की बातचीत से कि ये सोचा जा रहा है कि स्टेट चाहे जितनी रिप्रेसिव रहे, स्टेट चाहे जितनी डिस्पोटिक हो जाए, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, यकीनन नहीं कर पाएंगे। लैटिन अमेरिका का उदाहरण है, आप देख लीजिए, आप अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों का उदाहरण है, आप देख लीजिए क्या स्थितियां आज हैं। तो हमारा ये कहना है कि बेशक आप अच्छा काम कर रहे हैं और ये काम का ये जो आपका सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए, इससे बहुत कुछ अचीव होगा। लेकिन भूलिए मत कि हमें जमहूरियत में ही ये सब काम कर पाएंगे। यानी हमारी जो सामाजिकता है, हमारा जो सामुदायिक इनिशिएटिव है, वह तभी बेहतर हो पाएगा या तभी लोगों तक ज्यादा पहुंच पाएगा जब हमारी जमहूरियत कम से कम बची रहे। और अगर उस पर खतरा है तो उस खतरे से कैसे अपने को हम बचाएं, यह भी सोचने की जरूरत है। तो ये मैं जानबूझकर ये बात आपके सामने रखना चाहता था। दूसरी बात जो आखिर में कि देखिए, बेसिक जो समस्या भारत की है वो हिंदी भाषी प्रांतों की समस्या है। अगर भारत में डेमोक्रेसी बहुत ही दरिद्र रूप में दिखाई दे रही है आज। डेमोक्रेसी के ग्राफ में आप जानते हैं ना, विश्व का जो इंडेक्स है डेमोक्रेसी का, उसमें इंडिया लगातार गिर रहा है, बहुत बुरी तरह गिर रहा है। हमको हिंदी में उसको मैं कहूं तो हमको एक बहुत ही खराब डेमोक्रेसी के रूप में या फ्रॉड डेमोक्रेसी के रूप में चिन्हित किया गया है पिछले 3 सालों से लगातार। तो हमारा ये कहना है कि ये जो डेमोक्रेसी में फॉल हो रहा है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस में जो फॉल हो रहा है, उसके इंडेक्स में अभी था शायद 150 पर हम है ना, 100 इस तरह के है, हाँ हमें बढ़ गया है। तो ये इसलिए है कि हमारे जो निजाम है, जो हमारी सत्ता संरचना है, उसमें ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर थोड़ा भी बहुत संवैधानिक लोकतंत्र बचा है इस देश का, तो दक्षिण भारत के कारण बचा है। जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जिसको हम सबसे ज्यादा महत्व देते रहे हैं, उसके कारण नहीं बचा है। आप देख लीजिए ना, केरल, तमिलनाडु, आप देख लीजिए दोनों स्टेट को, आप आंध्र को, तेलंगाना को भी देख लीजिए। डिस्पाइट ऑफ देयर आर लिटिल प्रॉब्लम्स आल्सो, लेकिन 2 स्टेट को भी देख लीजिए। कर्नाटक को देख लीजिए, कर्नाटक में भी एक सशक्त चुनौती है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सरेंडर स्थिति है। लेकिन सबसे ज्यादा जो समस्या है इस देश में जनतंत्र की, वो उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों की है। और वो क्यों है? इसलिए कि सदियों से जो एक सामाजिक संरचना रही है, यही वो इलाका है जहां मध्यकाल के रिफॉर्म्स के अलावा पूरे आधुनिक दौर में भारत के रिफॉर्म्स ही नहीं हुआ। न तो सामाजिक सुधार हुआ, न तो एजुकेशनल रिफॉर्म हुआ, सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आप जानते ही हैं कब आया था। यही दौर था भारत में आर्थिक सुधार, जो आप कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, समाज सुधार या सॉरी उसको ये आपके नरसिंह राव और फिर इसके बाद मनमोहन सिंह के दौर में आया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया, वो कौन सा दौर था? ये वही दौर था जब 3 घटनाएं एक साथ हो रही थी। पहली घटना थी कि मंडल आयोग की रिपोर्ट जो है वो दस्तक दे चुकी थी, और उसके कुछ ही दिन के बाद अयोध्या में मस्जिद को डिमोलिश किया जा चुका था। ये वही दौर था जिस समय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया। ये महज संजोग नहीं है। अगर कोई संजोग समझता है तो
मतलब उसके ऊपर है, उसके विवेक पर है। मंडल के मंडल बनाम कमंडल की बात तो जरूर की गई, लेकिन अयोध्या को लेकर कोई और बात नहीं कही गई, कोई और उसके बर्क्स नहीं कोई खोजा गया। लेकिन आर्थिक सुधार था, और आर्थिक सुधारों में सारी समस्याओं का हल खोजने की कोशिश की गई। और भारत का जो आर्थिक सुधार था वो अर्थव्यवस्था का आर्थिक सुधार नहीं था, बल्कि इस देश के बड़े कारपोरेट जो हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं, उनकी जो संपदा थी उसमें विस्तार का सुधार था। उसके लिए सारा का सारा प्रबंध किया गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें आम आदमी को कोई बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये सच है कि 1922 में जितनी असमानता इस देश में थी, आज उससे भी ज्यादा बढ़ गई है। आपके पास पैसा है, आपके पास परचेजिंग पावर है, लेकिन 1922 में जब इनकम टैक्स कानून भारत में आया था, आई थिंक 1922 था, और उस वक्त जो असमानता का ग्राफ भारत में था, आज की तारीख में उससे भी ज्यादा असमानता है। यानी कुछ लोग बेहद धनी हुए हैं, कुछ लोग बेहद गरीब हुए हैं। ये बात है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, थॉमस पिकेटी का ये एक बहुत फेमस स्टडी है, जो दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं आज की तारीख में। ये थॉमस पिकेटी का डेटा है और उनकी रिसर्च टीम का डेटा है। आप आई थिंक जावेद और अन्य लोग आपको बताएंगे इसके बारे में। तो ये आर्थिक सुधारों से अगर इतनी बड़ी असमानता आनी थी किसी समाज में, तो समाज का क्या हाल होगा? तो ये तीन जो घटनाएं घटी, वो मुझे लगता है कि इनके बीच में एक कनेक्ट है, और वो ऐसे समाज में घटी जहां मध्यकाल के बाद कोई सामाजिक सुधार की लहर ही नहीं थी, कोई सामाजिक सुधार की कोई स्ट्रीम ही नहीं थी। जबकि इसके उलट साउथ में आप देखते हैं कि नारायण गुरु, आयन कली, और दूसरी तरफ तमिलनाडु में पूरे द्रविड़ आंदोलन ने पूरे समाज का ढांचा, समाज का सोच, समाज की पूरी संस्कृति को बदल दिया था। उन्होंने कम्युनलिज्म का सवाल हो, चाहे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का सवाल हो, मनुष्य और मनुष्य के बीच में रिश्ते का सवाल हो, आर्थिक असमानता का सवाल हो, सबको एड्रेस किया था। लेकिन वो चीज एड्रेस करने वाली चीज उत्तर भारत में नहीं हो पाई, और किसी बड़े नेता ने या बड़े बुद्धिजीवी ने इसका प्रयास नहीं किया। चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो जिन्ना जी हो, चाहे कोई हो। डॉक्टर अंबेडकर ने इस सवाल को उठाया, और दूसरे व्यक्ति जिस आदमी ने इस सवाल को शिद्दत के साथ उठाया वो भगत सिंह थे। लेकिन भगत सिंह के पास उम्र नहीं थी, वो इतनी जल्दी मार डाले गए, इतनी जल्दी शहीद हो गए कि 23 साल की उम्र में उस व्यक्ति के पास, उस युवा के पास जितनी मेधा थी, जितना सोच था, वो कल्पना से बाहर है। मैं तो उनके आर्टिकल्स और उनके लेख पढ़ता हूं तो मुझे ताजुब होता है कि इतनी कम उम्र में कोई इतना विद्वान, इतना स्कॉलर कैसे हो सकता है। लेकिन उनके जीवन के खत्म होने के साथ एक महान संभावना का अंत हो गया। लेकिन अंबेडकर ने यह सवाल उठाया था, और वो सवाल यह था कि जब तक इस देश में वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, तब तक आप इस देश में समानता नहीं ला सकते, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं ला सकते। और अगर लाते हैं तो वो मजबूत डेमोक्रेसी नहीं होगी, वो कमजोर डेमोक्रेसी होगी। उस वक्त अंबेडकर पर हंसा गया था, बहुत सारे लोगों ने उन पर हंसे, अरे क्या बोल रहे हैं, लेकिन आज वो सच हो रहा है। तो लंबे समय तक भारत के अपर कास्ट लिबरल्स जो सत्ता पर जब तक काबिज रहे, तब तक डेमोक्रेसी वाकई ऊपर से दिखाई देती रही कि वाकई डेमोक्रेसी है। और उसी में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबने अपना विकास और विस्तार किया जितना भी कर सकते थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं किया। तो अपर कास्ट हिंदू नेतृत्व जो नेहरू और तमाम बड़े लोगों का था, उस दरमियान ही जितना समाज का विस्तार विकास हो सका हुआ, लेकिन उसकी एक सीमा थी, वो बहुत आगे नहीं जा सकती। वह राजनीति और वह अर्थनीति और वह बौद्धिकता समाज को आमूलचूल नहीं बदल सकती थी। और यही कारण है कि उसका पतन अपर कास्ट हिंदुओं के ऐसे समूह के हाथ में स्थानांतरित हो गई सत्ता इस रूप में हुआ, जो बेहद न केवल कंजर्वेटिव है बल्कि कट्टर भी है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक बहुत पुरानी बात मुझे याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि अगर इस देश में
जो हमने आई थिंक ये 25 नवंबर 1949 को उन्होंने कहा था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो अपना अंतिम भाषण दे रहे थे डॉक्टर अंबेडकर। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत तो हमने संविधान के जरिए दे दिया, यानी लोकतंत्र कायम हो गया, लेकिन ये याद कीजिएगा, ये बात संविधान सभा में उन्होंने कही थी कि ये राजनीतिक लोकतंत्र है, ये सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। और राजनीतिक लोकतंत्र की सीमा है, अगर समाज को आपने लोकतांत्रिक नहीं बनाया, आर्थिक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कायम की, तो राजनीतिक लोकतंत्र एक दिन आपका ध्वस्त हो जाएगा। और इसको ऐसे लोग टेक ओवर कर देंगे, ऐसे लोग टेक ओवर करेंगे इसको, जो पूरे के पूरे संवैधानिक संरचना को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये शब्द हैं अंबेडकर के। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? वो पूरी संवैधानिक संरचना डिस्ट्रॉय की जा रही है। और अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 इस देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात कही थी कि राजनीतिक लोकतंत्र से बात नहीं बढ़ेगी जब तक आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र नहीं कायम करेंगे। इस देश के मुसलमानों का बड़ा हिस्सा गरीब है, उसके पास लैंड नहीं है। मैं ईस्टर्न यूपी के जिस इलाके से आता हूं, मैं आपको यह बताऊं कि वहां पर मुसलमानों का बड़ा हिस्सा, आई थिंक more than 90%, they are landless in the villages. They are so poor you can't believe. और चूंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं स्वयं एक ऐसे गांव से आता हूं जहां पर 3,000 के आसपास मुसलमान हैं, बहुत अच्छी आबादी है। और हमारा गांव भारत के बड़े गांव में से एक है, आई थिंक टॉप 10 में है। गाजीपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां बहुत बड़े बड़े गांव हैं पॉपुलेशन वाइज। आप भारत का सबसे बड़ा गांव भी मेरे ही जिले में है, कमर, और मेरा भी गांव संभवतः टॉप 10 में होगा। तो मैंने स्वयं देखा है कि मेरे गांव के 3,000 मुसलमानों में कितने लोग ऐसे होंगे जो बेहद गरीब हैं, कुछ एक अमीर होंगे। तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये तमाम जो बिरादरियां हैं, खासकर उत्तर भारत में, हिंदी प्रांत में, ये इनकी गरीबी का राज, इनकी असमानता का राज और फिर कम्युनल क्लैशेस का राज वही है जिसकी तरफ इशारा किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। और वो है मूलतः जो है हिंदू वर्ण व्यवस्था, जो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझती और जो डेमोक्रेसी में यकीन ही नहीं करती। तो वर्ण व्यवस्था के साथ भारत डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता था। और ये जो चीज थी, ये जो सोच था, जो अपर कास्ट, जो हिंदू लिबरल लीडरशिप थी भारत की शुरू के दौर में, उनको लगता था कि लोकतंत्र कायम करने के बाद हम संभाल लेंगे, चीजें बदल जाएंगी, लोग ठीक हो जाएंगे। लोग ऐसे ठीक नहीं होते भाई। लोग तब ठीक होते हैं जब जमीन ठीक होती है। जमीन ठीक रहेगी तो पौधा तभी ठीक होगा। हम तो यूरोप ज्यादा नहीं घूमे हैं या अमेरिका, वो तो इस देश का एक ही आदमी घूम सकता है। लेकिन मैं जितने इस दुनिया के जितने देशों में गया हूं, यूरोप में, अमेरिका में या कहीं भी जितने महाद्वीपों में मैं गया हूं, लगभग सभी महाद्वीप में जा चुका हूं और कुछ देशों में भी, मैंने देखा कि अनेक दुनिया के देश हैं यूरोप में जहां पर राजा और रानी अभी भी हैं। ब्रिटेन, डेनमार्क, अनेक देश हैं, मैं नाम ले सकता हूं। लेकिन उनकी डेमोक्रेसी देखिए भारत से कितनी अच्छी है। हमारे यहां तो राजा रानी नहीं है, हमने तो राजा रानी की व्यवस्था खत्म कर दी। लेकिन हमारे यहां जो डेमोक्रेटिक राजा रानी है, उनका क्या हाल है आप देख लीजिए। हर प्रदेश में, हर सूबे में, हर अंचल में। अभी एक सज्जन है जिनके खिलाफ पहलवान जो है, महिला पहलवान धरना दे रही है। वो जिस इलाके के हैं वहां के राजा हैं, और ऐसे राजा हर इलाके में हैं। आप उसी इलाके से हैं और आप जानते होंगे तब कि 5 जिलों के वो राजा हैं। जी हाँ, 5 जिलों के राजा हैं उत्तर प्रदेश के उस अंचल में। तो ये जो बड़े बड़े राजा हैं डेमोक्रेसी में, मैं समझता हूं कि वो इस देश की अर्थव्यवस्था को, समाज व्यवस्था को, राजनीतिक तंत्र को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये रिपोर्ट बहुत शानदार है, बहुत सवाल उठा रही है, लेकिन हमें ये जरूर सोचना होगा कि आप इंस्टीट्यूशन बिल्ड कीजिए, आप अच्छा काम कीजिए, लेकिन साथ में यह भी सोचिए कि हमारे देश में वो माहौल कैसे बेहतर रहेगा, हमको डेमोक्रेसी मिनिमम कैसे मिलेगी, न्यूनतम डेमोक्रेसी कैसे हम बचाएं जिससे कि हमारी संस्थाएं फंक्शन कर सकें, काम कर सकें। आप अच्छा काम करेंगे और कल ईडी आ जाएगी तो आप क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? हम आज बोल रहे हैं, कल हम चले जाएंगे जेल तो हमारे लिए कितने लोग आएंगे?
तो निकलने का मादा भी लोगों में चाहिए, और वो एकजुटता तभी होगी जब हम केवल अपनी बिरादरी, अपने कम्युनिटी के लिए काम न करें, बल्कि पूरे सबाल्टर्न समूह, पूरे जो पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़ा समाज है, जो दलित है, जो उत्पीड़ित है, हम सबकी सोचें। और इसलिए मुझे इन लोगों की राय बहुत अच्छी लगी। किसी ने कहा कि हम केवल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं, हम सबके लिए काम करना चाहते हैं, खासकर जो भी उत्पीड़ित है, जो भी हाशिए का समाज है, जो भी पिछड़ा है, जो भी। और ये दिक्कत ये इसीलिए हुई कि आजादी की लड़ाई के दौरान जो अपर कास्ट हिंदू लीडरशिप थी, उसकी अपर कास्ट जो मुस्लिम लीडरशिप थी, उसके साथ एक कॉन्नाइवेंस था, और उसी वजह से जो उत्पीड़ित समाज है वो बिखर गया, अलग हो गया। मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा मुंह ताकता रहा, और जो अमीर मुसलमान थे, एलीट मुसलमान थे, उनका सब काम ठीक चलता रहा। तो जो गरीब हिंदू और गरीब मुसलमान के बीच जो एकजुटता हो सकती थी, जो एक दोस्ती हो सकती थी, वो कहीं ना कहीं वो बिखर गई। और मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर डेमोक्रेसी को बचाना है, समाज को बचाना है, तो 80% जो एकता है, 80% समाज की एकता वो मुकम्मल करनी होगी। और इस देश में आपको सिर्फ यही नहीं सोचना होगा कि हम एक रिलीजन है, एक कम्युनिटी है, एक कास्ट है, बल्कि एक इंडियन के रूप में सोचना होगा। और वो कि कैसे डेमोक्रेसी बचे, कैसे देश बचे, और वो तभी संभव है जब हम बड़े परिप्रेक्ष्य में, बड़े विचार, बड़े दर्शन के रूप में देखें। और मीडिया में, बिल्कुल आखिर में ये बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि मीडिया आपकी आवाज ही नहीं बनता, आपकी कोई बात नहीं करता, क्योंकि मीडिया भी कुछ ही लोगों के हाथ में है। तो वो भी समझने की बात है। अब इस पर एक दिन अलग ही बात कर लेंगे मीडिया पर कि क्या है। थैंक यू।